अदरक की तरह रही जिंदगी अपनी, अदरक की तरह रही जिंदगी अपनी, उतना ही सुधरे जितना कूटे गए। उसकी मदर की डेथ हो गई, तो एक बेटा आया छोटा वाला। तो फादर ने पूछा, उसने पूछा कि भाई बड़ा बेटा कब आ रहा है? अभी हम लोगों ने आपस में बात किया है, तो वो हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि मम्मी वाले में तुम चले जाओ और पापा वाले में आ जाऊंगा। नमस्कार साथियों, शब्द रंग में आपका स्वागत है। आज बात हम लोग करते हैं अंधेरे में प्रकाश की। अमिताभ बच्चन, अमिताभ कांत, अमिताभ ठाकुर और अमिताभ कुमार, जिनको मैं लेके आया हूँ आपके साथ सामने। अमिताभ जी रेलवे में IRTS ऑफिसर्स हैं और बहुत सारी डिफरेंट पोस्टिंग्स होती रहती है। तो कमर्शियल मैनेजर हैं कि ट्रांसपोर्टेशन मैनेजर हैं। इन चक्रों में न पड़ के हम लोग पढ़ेंगे सीधे सीधे इस चक्कर में कि अमिताभ जी ने कितनी किताबें लिखी हैं। करीब करीब 22 किताबें लिखी हैं। कुछ किताबें मैं आपको दिखाता हूं और ख़ास बात इन किताबों का ये है कि ये 2025 में ही ये किताबें लिखी गई। तो लखनऊ शहर ए अदब, तो थोड़ा सा उर्दू में है। फिर उसके बाद आइए आतंकवाद, आतंकवाद गुरिल्ला से ड्रोन तक, ऑपरेशन सिंदूर पे ये किताब है। बहुत अच्छी किताब निश्चित रूप से है, आप लोग के पढ़ने योग्य है। और फिर उसके बाद आते हैं हम कुंभ पर। अभी अभी आपके इलाहाबाद में 144 वर्षों के बाद कुंभ आया था, तो उस कुंभ का आप लोगों ने आनंद लिया होगा। अब ये सहेजने के लिए क्या क्या रहा, कैसे रहा महाकुंभ, इसको आप सहेजिए। आपके लिए एक किताब है जो मस्ट रेड भी है और आपको कम से कम अगले 12 साल तक के लिए इसको सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि तब जब नया कुंभ आएगा, महाकुंभ आएगा, तो उस समय देखिएगा कि इस कुंभ से उस कुंभ में क्या अंतर हुआ है। और हमारे साथ है, बाप रे, बड़ी खतरनाक किताब, शमशान, भैरवी और अघोरी। एक मेरा गीत था कि अवघर अघोरी चिता भस्मधारी। तो ये शिव जी के गण होते हैं और शिव जी के गण और भैरवी, क्या अद्भुत किताब होगी। अगर थोड़ा सा भी समय निकालें तो आपको मणिकर्णिका घाट का दर्शन आपको अपने जीवन में और जहाँ कहीं भी है वो होगा। लेकिन एक बार इस किताब को पढ़ने के बाद आप अघोर पंथ को जानेंगे, और अघोर पंथ को जानना एक ढंग से शिव को जानना और डीप स्टडी में एक ढंग से शिव हो जाना है। और पहलगाम पे भी आई थी, अंग्रेजी किताबों की बात करता हूँ। पहलगाम में क्या घटनाएं हुई, कैसे घटनाएं हुई, और ये ताज़ा घटना ही है और इसको तुरंत लिख देना बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये फिर भी छोटी बात है ये किताब, क्योंकि पहलगाम घटना को हुए काफ़ी दिन हुए और अभी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अभी अभी पहली बार अपने जीवन में जेन जी या जेन जेड, लिखते तो जेन जेड है जैसे GTV होता है, उसी तरह से जो है बोलते जी है, होता जेड है। तो कुल मिला के ये भी आप किताब देखिए। ये किताब खास तौर से जो हमारी पीढ़ी है, जेन तो ठीक है, जनरेशन बताती है, और जी भी आपकी जो है एक सर्टेन जनरेशन को, एक सर्टेन एज ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। तो साहब, आज हमको लगता है जो सबसे लास्ट में हाथ में किताब आई है, आज हम लोग उस पर डिस्कस करते हैं। फिर आपकी ये किताबें तो 25 में ही आई है, इसके
साथ साथ जो है आपकी अब तक 56 नहीं भाई 22 अब तक 22 किताबें आ चुकी है। तो हमारे अमिताभ जी आज एक किताब पे चर्चा करते हैं, कंसंट्रेट बिल्कुल करके बिल्कुल। जेन जी पे। तो क्या है साहब, जनरेशन जनरेशन को आप बयां कर रहे हैं। वो क्या जनरेशन है एंड हाउ यू डिफाइन दैट सर्टेन जनरेशन विच यू हैव रिटन इन योर बुक। ये जनरेशन जो है, ये मैं इसको कहूँगा कि ये बड़ी हाईली ब्लेस्ड जनरेशन है। जी मतलब अभी तक जो मैंने लोगों से, अपने पुरखों से सुना है और जो हमने खुद देखा है, जी तो शायद आपको भी अनुभव होगा कि किस तरह अभावों में लोगों की ज़िंदगी गुजरी है। इस जनरेशन में मोटे तौर पे अभाव नहीं देखा। अभाव नहीं देखा। अभाव इसलिए नहीं देखा जी कि इस समय जो है, आप शायद पिछले समय से कंपेयर करेंगे, चीज़ें इतनी सस्ती और सुलभ हुई हैं। ख़ास तौर से 1991 के बाद जब उदारीकरण हुआ मार्केट का, और जब मार्केट जब विदेशी मार्केट के लिए हिंदुस्तान विदेशी बाज़ार आया, और ख़ास तौर से जब ये लोन के लिए मार्केट खुला, तो चीज़ें लोगों के लिए बड़ी सुलभ हो गई। हम लोगों के टाइम पे क्या होता था कि जैसे हम लोग थे, तो होली में कपड़ा बन गया तो दिवाली में नहीं बनता था, जी दिवाली में बन गया तो होली में नहीं बनता था, अच्छा, वो टेलर के यहाँ सिलाया भी नहीं और जाता टेलर था। क्या सिलाया। हाँ हाँ। वो महिलाएं जो है आपस में, हमारी तो मेरी मदर का ध्यान है कि जैसे ही होली आई तो अपना, अपने बच्चों का, अपना तो खैर क्या सिलेंगी, माँ बाप तो त्याग में ही गुजार देते थे। तो बच्चों के कपड़े, और उसके बाद जो है मोहल्ले के सारी औरतों का कुछ ना कुछ सिलना और लगा रहता था। एक और जो है पापड़ बनता था, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो भी सामूहिक रूप से सारी मोहल्लों की औरतें इकट्ठा होकर, और आज जाड़ा बना जाड़ा दिया, आने आज से बना पहले जी। स्वेटर की बिनाई शुरू हो जाती थी, बिनाई वो भी शुरू। नए ऊन से नहीं बनती थी। जी। अब जैसे बड़े लड़के का स्वेटर है, हाँ, तो उसको गीला खोल हुआ, दिया, हाँ उसको खोल के और दूसरे डिजाइन का छोटे वाले लड़के के लिए बना दिया। जी तो वो, मतलब जो है वो अब क्या है कि अब आज के बच्चे देख लें, केवल कपड़े ही देख लें कि उनके पास कितने कपड़े हैं, शायद वो जोड़ी, कपड़े की जोड़ी गिन भी नहीं पाएंगे। यही चीज़ खाने पीने में भी होता था। जी खाने पीने में अगर कोई, हम लोगों के टाइम पे कोई अगर बीमार न पड़े तो एक पाव सेब नहीं आता था। मतलब मैं अपने घर की बात सेब कर। तो नहीं, वो सब घर की कहानी वही है। मोर और लेस जो है, जिसको कहते हैं कि समाजवाद में अमीर गरीब सब बराबर, तो सब बराबर ही होते थे उस जमाने में। और खास तौर से हम लोग को अयोध्या में जब से होश संभाला, वो बचपन याद आता है। तो वो अयोध्या में ही हमने देखा, और वहीं के अनुभव में, वैसे तो बनारस में रहा, हमने जो है पढ़ाई लिखाई तो शुरू किया अयोध्या से। तो इसलिए जब से पढ़ाई लिखाई में, तो मतलब 4-5 साल के रहे होंगे, तभी पढ़ाई लिखाई शुरू हुई वहाँ पे। और बढ़िया शानदार ढंग से गधैया गोल स्कूल में पढ़ के हम लोग निकले हैं, जिसको आज परिषदीय विद्यालय कहा जाता है, तब नगर पालिका कहा जाता था। देखिए चीज़ें नो डाउट बदली, लेकिन जो हमारे, अगर हम ये कहें कि ये जो जनरेशन है बहुत ब्लेस्ड जनरेशन है, तो शायद ये एकदम परफेक्ट स्टेटमेंट नहीं होगा, क्योंकि हर जनरेशन पिछली बार वाले से ब्लेस्ड होती ही रही है। और नहीं, मैं लगातार उसका मैं देखिए, हम लोग के जनरेशन से पहले तो हमारे जो है पिताजी लोग गुलाम वंश वाले हैं। तो वो लोग, एक मेरे दोस्त हैं आप ही की तरह जो है IRS अफसर है वो, हालांकि इनकम टैक्स में, वो कहते थे कि हमारे बाबा लोग जो है दरिद्र थे, हमारे बाप लोग गरीब थे, और फिर जो है उसके बाद मध्यम वर्ग का उदय हुआ। और शायद आज का मध्यम वर्ग उस जमाने के मध्यम वर्ग से के हिसाब से तो बहुत बड़ा आदमी। बहुत बड़ा आदमी। तो कुछ आप
याद दिलाएं, और ख़ास तौर से ये हमारी पीढ़ी के देखने के लिए पॉडकास्ट नहीं है, क्योंकि हमारी पीढ़ी के देखने के लिए पॉडकास्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हमारी पीढ़ी ने तो ये अनुभव किया ही। तो क्या ही है। तो जो बच्चे हैं जिनके लिए ये किताब लिखी गई है, वो अपने आप की तुलना उन परिस्थितियों से करें, और जैसे ही ये पॉडकास्ट कोई बच्चा देखे, और बच्चे का मेरा तात्पर्य जो है, ऐसा नहीं है कि आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट किड्स, जो बच्चे हैं 15, 16, 17 साल के, सन 2000 के बाद जो पैदा हुए हैं, 2000 बाद वाले हैं, और अगर जो है 2005 के बाद के भी देखें और ऑलमोस्ट 10 तक के भी देखें, तो भी उनको ये जरूर समझना चाहिए कि जिन परिस्थितियों में उनके पिताजी ने, और संयुक्त परिवार होता था, तो बाबा का तो पूरा एक ढंग से जो है, पिता भी उतना समर्थ ना भी हो तो एक कंधे पे जिम्मेदारी जो है परिवार की होती थी। तो वो बाबा कह लें, पिताजी कह लें, तो वो लोग जो है क्या जीवन था। तो पहले साहब हम अपनी जनरेशन को डिस्क्राइब करते हैं, फिर आते हैं आज की जनरेशन पे। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे यहाँ तो सर दूध लेने हम लोग जब जाते थे, लोटा लेके सवेरे, और घर का जो है बच्चे जाते थे, मोहल्ले के बच्चे राधर इकट्ठा हो जाते थे, तो उसमें हम लोग के यहाँ तो पाव में लिया जाता है। आपके जमाने में क्या स्थिति? नहीं, मैं भी पाव में ही लिया हमने। जी और हमारे यहाँ करीब 3 पाव दूध मैं खुद दुहाने जाता था। मैं छोटा था, 4th या 5th में, जी बाल्टी लेकर के मैं जाता था, तो हमारे यहाँ 3 पाव दूध आता था। जी और मोहल्ले में हमारे 2 घोसी थे। जी। मतलब घोसी मतलब जो हाँ, दूध दूध देने वाले। तो कभी कभार जैसे घर में कोई बीमार पड़ गया जी या कोई मेहमान आ गया, तो हम लोग जाके, मतलब मैं, घर वाले कहते थे कि भाई आधा पाव, मतलब हाँ हाँ 1 पाव दूध जो है वो बढ़वा लेना 1 हफ्ते के लिए। तो वो घोसी मना कर देता था, कहता था कि मैं नहीं बढ़ा पाऊंगा, मैं अगले महीने से बढ़ा पाऊंगा। और आज के समय में अगर आपको 5 लीटर 10 लीटर दूध अभी चाहिए, तुरंत मिलेगा। और तुरंत मिलेगा, और किसी मोहल्ले में कोई घोसी नहीं है। जी, अभी वो रेयर ब्रीड हो गए हैं। हाँ, लेकिन ये कि दूध आपको 5-10 लीटर मिल जाएगा। हाँ, दूध और जितना चाहें। मैं मिठाई का हाल बताऊं कि लखनऊ में मिठाई की 4 या 5 दुकानें थी। जी 4-5 दुकानें थी, नाम लेना उचित नहीं है। पूरे लखनऊ में 4-5। राम आश्रय थे, नेतराम था, पिंडी स्वीट था, जी। तो इस तरह की 4-5 दुकानें थी। एक और न्यूज़ दिवाली, में भी ऐशबाग के आसपास हुआ करता हाँ था, हाँ जो है। हाँ, जी और दिवाली में मिठाई आती थी। जी मिठाई केवल दिवाली में आती थी, और आधा किलो मिठाई आती थी जी। दिवाली में। मतलब दिवाली का हम लोग इंतजार करते थे कि दिवाली में मिठाई खाएंगे। या फिर कोई मेहमान आता था तो नहीं, मेहमान आता था तो मिठाई तो शायद नहीं आती थी, जहाँ तक मेरे को याद है। मेहमान कोई आता था तो हम लोग को दौड़ा दिया जाता था, जाओ बर्फ़ ले आओ। जी। तो बर्फ़ से अगर बहुत इंपॉर्टेंट कोई मेहमान हुआ दही दिलाओ। तो रसना डाल देते थे, और नहीं तो बर्फ़ के साथ नींबू और चीनी का शरबत मिलता था। मिलता था। कोल्ड ड्रिंक वगैरह तो इतना महंगा था कि तो कैंपा कोला मिलता था। तो शादी मैंने वादी खुद लोग पीते थे। मैंने खुद जिंदगी में पहली बार कोल्ड ड्रिंक ग्रेजुएशन के बाद पी है। अच्छा, नहीं हम तो थोड़े प्रिविलेज रहे। हमारी बहन जो है किताबों में पैसा रख दिया करती थी, तो हम धीरे से जो है उस पैसे को चुरा के और भागते थे। जो है रिमझिम एक खट्टा मीठा सा ड्रिंक्स होता था, तो कभी रिमझिम और कभी जो है फैंटा। फैंटा। फैंटा की जगह कोई दूसरे नाम का था। हाँ, वैसा ही फैंटा नहीं होगा, फैंटा हाँ, तो फैंटे की ये सब तो जगह। बाद में आए हैं। जी, तो वो तो पिया हमने 1-2 बार। लेकिन ख़ास तौर से जो हमने देखा कि नॉर्मली शादी ब्याह में कोका कोला जो है पिलाने का फैशन धीरे धीरे शुरू हो गया था कि शादी में, और जब वो लगा के जब खोलता था, पक से बोलता था, तो उसकी आवाज़ ही बड़ी मधुर थी, लगता था क्या चीज़ पी रहे हैं। तो एक पियो। हालांकि कोका कोला जैसी चीज़ जो है, अगर आप एक भी पी लें तो छोटे बच्चे के लिए तो काफ़ी होता था।
लेकिन जब बच्चे मिलते थे डींग मारते थे आपस में कि तुमने कितना पिया, हमने 4 पिया, जबकि पी एक ना पाते थे पूरा कायदे से। और उसकी आवाज़ के कारण पीते थे। अच्छा अच्छा नहीं लगता था। अच्छा तो वही चिन्हा वाला शरबत जो है। नहीं, हमको तो उसके बाद भी कई बार पीने का मौका मिला, तो मेरे को पहली बार में कोल्ड ड्रिंक से इतना डर लग गया, वो डकार निकलती है ना, डकार निकलती है जी। तो वो पहला पहला अनुभव था। तो मैं कई बार तो मैं इसका वो हो गया, तो मैं कोल्ड ड्रिंक पीने की मतलब कभी ऑफर भी होता था, हमने नहीं पिया। एक्चुअली था क्या कि पहले टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जी और मार्केट में कंपटीशन नहीं था, जी तो चीज़ों की क्वालिटी बड़ी ख़राब होती थी। जी जैसे टीवी था, जी तो मेरे घर में जब टीवी आया था तो मेरे फादर की सैलरी 700 रुपये की थी। जी 700 रुपये सैलरी थी, 700 साढ़े 700 रुपये। और ब्लैक एंड वाइट टीवी हमारे यहाँ 5,000 रुपये का आया था। जी। अब आप कैलकुलेट कर लीजिए, हमारे यहाँ 3,500 का पहला 5,000 रुपये का ब्लैक एंड वाइट टीवी आया था। और अपट्रान का उस समय ईसी हमारे यहाँ था, ईसी। टीवी आया था। और अपट्रान और ईसी सरकारी कंपनी थी। तो अब उसमें उसका हालत ये था कि आप चैनल घुमाइए तो उसका हाथ में आ जाता था, वॉल्यूम का बटन घुमाओ तो वो हाथ में आ जाता था। लेकिन 5,000 रुपये मतलब आज के हिसाब से 750 की सैलरी को आप उससे अगर उस रेशियो में, हाँ तो कम से कम जो है 4 महीने की तो सैलरी गई। हाँ 5 महीने की सैलरी मतलब आज के हिसाब से ब्लैक एंड वाइट टीवी 6-7 लाख रुपए का हुआ। हाँ 6-7 लाख रुपए का हुआ। और ख़ास बात सर आप ये भी देखो कि फ्रिज हाँ फ्रिज तो होता ही नहीं था। फ्रिज होता नहीं था। हमारे एक मोहल्ले में जब इलाहाबाद हम लोग पहुँच गए थे, और मैं इलाहाबाद 9th क्लास में पढ़ता था, तो 9th क्लास का मतलब ठीक ठाक बड़ा हो गया था। हालांकि हमने 13 साल में हाई स्कूल मार दिया था, तो 12 साल का तो रहा ही होगा, और शायद 13.5 में किया होगा तो 12.5 साल का रहा होगा। उस समय पूरे मोहल्ले में एक हमारे डॉक्टर साहब रहते थे, डॉक्टर कपूर। तो डॉक्टर कपूर के यहाँ फ्रिज था। तो होता क्या था कि डॉक्टर कपूर के लड़के को पहला नंबर बैटिंग मिल जाएगा, पहला नंबर मिल जाएगा, फील्डिंग नहीं करने को मिलेगा, बॉलिंग जब वो मांगे तब उसको बॉलिंग देना पड़ेगा। कारण क्या था कि बीच में वो 1-2 बोतल पानी ले आएगा अपने घर से फ्रिज का, तो उसका आनंद मिले। हाँ तो और बैट तो अगर आपने क्रिकेट खेला हो तो हमें तो नहीं याद पड़ता कि हमने कभी भी पूरे बैट से जो टूटा ना हो उससे खेला था। और आप बताएं आपका कैसा अनुभव रहा? नहीं, मैं तो आपने तो खैर बैट से खेला है, हम लोग तो लकड़ी वाला पिटना से खेलते थे क्रिकेट। जी। वही लकड़ी वाला बैट होता था, उससे क्रिकेट खेलते थे। और वो रबर वाली गेंद होती थी, टेनिस बॉल। टेनिस, हाँ वही रबर वाली गेंद होती थी, उससे हम लोग क्रिकेट खेलते थे। मतलब ये बहुत ही कम जो प्रोफेशनल उस समय खेलने वाले थे उन्हीं के पास बैट होता था, उन्हीं के पास बैट होता था। और उसी से माताजी पिटाई भी करती थी। हाँ उसी से कपड़ा भी धुलता था, हाँ और अपनी भी धुलाई होती थी, और उसके बाद उसी से क्रिकेट भी खेलते थे। अच्छा, मार खाने की बात आपने बताई, तो अपने जनरेशन में जो हमारी आपकी जनरेशन है, शायद आप हमसे तो जूनियर ही होंगे, हम आपसे कम से कम जो अगर आप जॉब में हैं तो 60 नहीं हुए होंगे, और हम 65 हो चुके हैं, तो 6-7 साल का तो अंतर है। तो मैं आपसे ज़्यादा अनुभव देखा हूँ इस मामले में। अब जैसे होता था कि गेंद का और बैट का तो बात चलिए हो गया कि किसी ढंग से लोग खेल लेते थे। खाने पीने की सामान की अगर आप बात करें तो जिन घरों में नॉनवेज पकता था उसमें महीने में 1 दिन बामुश्किल बन जाए, नहीं तो जो है 2 दिन अगर बन जाता था, तो जिस दिन नॉनवेज पकता था बड़ा खुशी की लहर दौड़ी रहती थी। और पता नहीं आपको अनुभव? नहीं, मैं बताऊंगा उसके बारे में। तो बताएं। नॉनवेज का तो ये आलम था कि 3-4 महीने में एक बार जी बनता था जी नॉनवेज। और मेरे यहाँ नहीं, मतलब हमारे फादर सरकारी कर्मचारी थे, पूरी सरकारी, और उस समय सरकारी कर्मचारी की बहुत बड़ी हैसियत होती थी। जी तो मतलब पूरे कॉलोनी में
सभी क्या था, और किसी एक क्या बनता था तो सबके यहाँ खुशबू जाती थी। सबके यहाँ खुशबू जाती है। आज जैसा नॉनवेज नहीं होता है कि कोई खुशबू ही नहीं है। हाँ और उसमें भी क्योंकि सबको पूरा नहीं पड़ता था, तो उसमें जो है वो आलू मिला देते थे। आलू मिलाते थे, कभी कभी अंडा डाल देते अंडा तो बहुत महंगा था, थे। जी अंडा भी उतना ही महंगा होता था जी। क्योंकि चीजें देसी थी ना। हाँ और चिकन चिकन वो ज्यादा महंगा था मटन से। मटन से, और चिकन मतलब वही देसी वाला था। देसी वाला चिकन होता, बॉयलर का मतलब ही नहीं होता था। तो मटन तो फिर भी बन जाता था, चिकन बहुत रेयर बनता था, रेयर ऑफ द मतलब रेयर टाइम पे बनता था। एक बार हमको ध्यान है कि अंडा आया, हमारे पिताजी हालांकि शाकाहारी थे, लेकिन वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में ऑडिटर थे। तो कहीं ऑडिट वाडिट करने गए होंगे, तो किसी मियाँ जी ने उनको 6 ठो 8 ठो अंडा 6 ठो अंडा दिया होगा। वो अंडा लेके आए, तो अंडे के बारे में वो जानते ही नहीं थे। हमारी बुआ उस समय आई थी, तो बुआ ये बोली कि हमारे ससुराल में कुल खाए जाला, हम बढ़ाओ, हम खिला दे। तो शायद हम ही को खिलाने की सब तैयारी हो रही थी। तो उसमें जब वो अंडा तोड़ती थी, तो उसके अंदर पीला पीला निकला। तो हमारी जो है बुआ चिल्ला, अरे साल बाद। तो उसके ऊपर बुराना रख के उसको फेंक दी। फिर दूसरा अंडा फोड़ी, फिर पीला पीला निकला, फिर कह रहे साल बाद, तो फेंक दी। अब उसके बाद मेरे पिताजी नाराज हो गए, कहें वो साला कैसा आदमी है जिसने मुझको सड़ा अंडा दे दिया। अब बुलाए जो है उनसे बात किए कि देखिए आपने बड़ी बेइज्जती कराई साहब, आपको कैसा अंडा दे दिया। तो उसने बताया कि भाई हमको आप दिखाइए कैसे सड़ा है अंडा, क्या प्रॉब्लम है उसमें। तो उसने देखा और बताया कि खोले के पीला निकला। तो कहे यही तो अंडा होता है, तो अंडा निकलेगा ही। तो ये चीज़ें होती रही। और बल्कि आपको बताया, आपको शायद याद होगा जी कि अगर आप अंडा खाने के बाद जिस गिलास में पानी पी लेंगे, जी। वो गिलास हफ्ते 10 दिन तक महकता था। हाँ बिसाइन उसको बोलते हैं। हाँ, बिसाइन किरवाहिन या बिसाहिन जो भी लैंग्वेज इस्तेमाल होती थी। और ऐसे ही मछली जी जिस बर्तन में आपने खा ली, हाँ वो बर्तन जो है वो महकता था। वो और महकता, इसीलिए मछली और चिकन का घर में बनना बर्तन तकरीबन वर्जित था। वर्जित था। और नॉनवेज वालों के यहाँ हाँ, वो बर्तन उसके अलग होते थे। जी नहीं, अलग तो सभी नॉनवेज के बर्तन होते थे, लेकिन मछली और चिकन को अवॉइड किया जाता है। तो हम पूछते थे कई बार, जो है हमारे यहाँ तो बनना बहुत दिन बाद शुरू हुआ। हम लोग अपनी ननिहाल आते थे तब पकाया जाता था, तो चिकन पकता ही नहीं था। तो उसमें जो है पूछा गया, मम्मी से पूछे मम्मी चिकन काहे नहीं बनता, क्या वो बिसाहिंद होता है, उसमें महक आती है। और चिकन हमारी जनरेशन में, जब मैं चिकन की बात कर रहा हूँ तो मैं 11th या हाई वाई स्कूल पास कर चुका हूँ, तब तक हम लोगों ने चिकन नहीं खाया था। उस जमाने में एक पिक्चर रिलीज हुई थी राम एंड श्याम। तो राम एंड श्याम के एक सीन में दिलीप कुमार, एक जो है अब तो पता है कि क्या नाम था, तो रोस्टेड जो है तंदूरी चिकन खा रहा था। तो उसको जो है दिखाया कि ऐसे हाँ, मैं इस पे भी एक आपको चीज़ बताऊंगा। तो बताएं, ये कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, बस इसमें इसको हम नहीं, मैं आपको, जैसे आप रोस्टेड चिकन बता रहे हैं ना, जी तो लखनऊ में उस समय चिकन की दुकानें 3 या 4 थी, जी जिसमें 2 दुकानें आपकी चार बाग में थी। अच्छा काली कुक्ड चिकन, अच्छा काली मिर्च का मुर्गा 2 जगह मिलता था। मैं जो आप फिल्म वाली बात बता रहे हैं ना, जी फिल्म वाली बात में एक हमने मूवी देखी, पिक्चर देखी, तो उसमें अजीत जो है वो एक पिक्चर में डांस कर रहा है, हाँ और वो काला काला जी कोई फल खा रहा है। जी तो हम लोगों ने जिंदगी में अंगूर कभी देखा ही नहीं था, और अंगूर केवल किताब में, हाँ जो मतलब शरीफा अंगूर ये सब तो जो है खाली देखा ही गया। तो ये केवल किताब में हम लोग बनाते थे कि ये अंगूर है, उसका भी कलर डिफरेंट होता था। और अंगूर कहीं मार्केट में दिखता ही नहीं था। मिलता ही नहीं था। फल की दुकानें 4 या 5 जगह थी, नरही पे थी, सदर में थी,
आलमबाग में थी, यही फल की दुकानें होती थी और कोई उनकी बिक्री नहीं होती थी। मेन फल जो हम लोग खाते थे अमरूद और आम, अमरूद, आम केला, और आपका सहतूत, हाँ और शहतूत नहीं दिखता, सहतूत दिखता ही नहीं है, रसभरी, हाँ बेर, जामुन, फालसा, खासा सीजन में आता था। तो ये सब फल होते थे। जी बाकी जो है ये फल में हम लोगों के लिए तो फल में गिने ही नहीं जाते, तो किसी के लिए नहीं गिने जाते थे। जो अनार हो गया और आपका ये संतरा हो गया और सेब हो गया, मौसम्मी हो गया। तो जैसे मौसम्मी बहुत कोई बीमार पड़ गया तो मौसम्मी आता था, उसका एक प्लास्टिक का वो आता था, निचोड़ के तो उससे निकाल के अपना वो होता था। बाकी फल जो है यही फल माने जाते थे। नहीं, एक चीज़ की हमको घटना याद आया कि इमरजेंसी के आसपास का समय था और शायद इमरजेंसी का ही समय था। तो उस समय जो है किसी घर में सेब आया, तो सेब आया तो समझ में आया कि यार ये कद्दू वाले आदमी के कद्दू वाले झोले में सेब कहाँ से आ गया। तो बहरहाल हम लोग का घर के पास एक कुआं था, तो कई लड़के बैठते थे। एक बोला कि इसकी नसबंदी हो गई है। तो नसबंदी के बाद जब पैसा कुछ मिलता था कि फ्रूट खाओ, तब पहली बार जो है सेब आया। और एक हमको और सेब के बारे में घटना याद है कि एक बार जो है सेब बिक रहा था कहीं और शायद मैं खरीदने की पोजीशन में था, तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जो है मैंने सेब खरीदा। और सेब खरीदने के बाद शायद मैं पहले खा चुका था, कहीं शादी ब्याह में तिलक उलक चढ़ा होगा, तो मैं सेब उसमें जाती थी ना, डाल में जाता है, तो उसमें से मैं सेब खा चुका हूँगा। तो एक मेरा जो है लड़का था छोटा, उसको मैंने सेब खिलाया उस दिन। अरे हम पहली बार खा रहे हैं जिंदगी में, सेब कैसा होता है। और आज की स्थितियाँ ये है, हम लोग पुरानी से लौटे नहीं की ओर। हाँ नहीं, आज की स्थितियाँ है कि आपका सड़क पूरी सेब से ही भरी हुई है, सेब से भरी पड़ी है। तो वो अंगूर जो है लास्ट का समय जब आता है तो 20-25 रुपया किलो हो जाता है। हाँ हाँ 20-25 रुपये किलो हो जाता है लास्ट में अंगूर। और क्या कहते हैं, हर चीज़ देखिए इतना सुलभ है। मैं ही बता रहा हूँ ना कि जनरेशन क्यों हाईली ब्लेस्ड है। ये जनरेशन, हम इसी टॉपिक पर आते हैं, ये इसीलिए हाईली ब्लेस्ड है कि इसने सारी चीज़ें इनकी सुलभ है। दूसरा जो आप बता रहे थे कि आप 100% इससे वो नहीं है कि जनरेशन हाईली ब्लेस्ड है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोगों के टाइम पे हम लोग उतना ही पढ़ते थे जितना मार खाते थे। उसी टीचर का होमवर्क करते थे जो सबसे ज़्यादा मारता था, उसी का होमवर्क करते थे। घर में भी आकर के उतना ही पढ़ते थे जितना पिताजी की नज़र में रहते थे। और हम लोग तीनों भाई और बहन जो है वो 2 कमरे थे, तो उसका तो कोई सिस्टम डबल बेड का था नहीं। एक तखत होता था, वो ड्राइंग रूम में पड़ा रहता था और 2 कुर्सियाँ होती थी। बाकी जो है वो हाँ वो जमीन पे हम लोग अपना दरी टाइप का था वो बिछा, कतरी कहते थे, कतरी कहते थे उसको, दरी भी कह सकते हैं, दरी भी कह सकते थे। वो डाल के सोते थे। तो पिताजी सुबह टहलने जाते थे तो वो क्या करते थे, वो एक मग्गा पानी सबके मुंह पे डाल देते थे। हाँ, मैं बाकी कुछ नहीं, ये हो गया गुड मॉर्निंग। पिताजी ने एक बिना ये नहीं, ये भी अरे भाई एक बार कोशिश कर लो, जगी जाए हम। लेकिन वो कोशिश ही नहीं, एक मग्गा पानी जाके वो चले जाते थे। माइल्ड शब्दों में बोलना, वो पिता की पिटाई को सूट नहीं करता। तो अच्छा, उसके बाद उनको मालूम था कि ये फिर भी नहीं उठेंगे। तो जब वो वॉशरूम, अब तो वॉशरूम क्या कहें, मतलब वॉशरूम क्या होता था, मतलब जो होता था बस समझ जाइए। हाँ आज जो समझ जाइए क्या होता था। वहाँ से निकले और उसके बाद 15 मिनट बाद जब वो निकले वापस, तो उनको मालूम है कि एक मग्गे पानी के बाद भी सब सोते मिलेंगे। तब वो दोबारा एक मग्गा और डालते थे। तब हम लोग उठ करके पढ़ने बैठते थे। और पढ़ने में भी मतलब एक मैंने अपना स्टेटस में हमेशा लगाता हूँ सोशल मीडिया पर कि अदरक की तरह रही जिंदगी अपनी,
अदरक की तरह रही जिंदगी अपनी, उतना ही सुधरे जितना कूटे गए। इतना कूटे गए। अच्छा, कूटने की बड़ी परंपरा थी, मतलब शायद ही कोई पिता हो जिसने बच्चों को कूटा ना हो। और हमें तो खास तौर से दो चीज़ों पे याद आता था पिटाई। एक तो नमस्ते किया, अच्छा नमस्ते हम किए रहे और गेस्ट कहता रहे हाँ हाँ किया था, तब भी दुई पड़ा था। और जी लगाने की बात एक आती थी कि जी, जैसे अपने से बड़ों पे जी शब्द का प्रयोग करिए। अब साला समझे में नहीं आता था कि कौन बड़ा कौन छोटा, तो जी तो इतना ज़बरदस्त उपयोग शुरू हो गया कि जो है मच्छर जी ने काट लिया, मक्खी जी ने जो है आज खाने पे खाना नहीं खाने दिया। और जो टिफिन जाता था आलू का सब्जी पतली पतली काट के और पराठा, और टिफिन के भी कॉलेज में जिधर कोना मिले उधरी मुंह जो है करो, उधरी टिफिन खोलो उधरी खाओ। तो ऐसा तो हाँ, के साथ रहा। और कॉलेज में होते रहे। पिताजी के साथ माता जी भी उतना ही मारती थी। जी, मतलब पिताजी तो फिर भी हाथ से मारते थे, माता जी के तो हाथ में चिमटा। चिमटा आ जाए और चिमटा के धमकी देती, चिमटा गरम करो, चिमटा गरम करो। तो दूसरा कि पिता और माता जी जो मारते थे वो तो मारते ही थे, पड़ोसी का पूरा हक होता था। अगर गली में कंचे खेलते दिख गए तो पड़ोसी आता था और दो कंटाप मारता था, मुर्गा बनाता था और चला जाता था। और घर पे नहीं बता सकते थे, अगर घर पे बताया तो फिर और पीटेंगे कि मारा होगा तो जरूर किसी गलती में मारा होगा। जी। अच्छा, एक बात बताइए, फिर हम लोग नई जनरेशन की ओर चलते हैं। एक बात मैं ये सोच रहा था, अभाव था होली में गुजिया जो है बनती थी, तो खोए की गुजिया रश्मि तौर पे बनती थी, बाकी सूजी की बनती, सूजी की बनती थी। और हमारी अम्मा क्योंकि इलाहाबाद की थी और अयोध्या में थोड़ी खोए की गुजिया एक मिलती थी। और जब गुजिया जो है कि स्कैरसिटी होती थी, बेसन और सूजी का गुजिया चलता था, तो लोग खाते भी ज़्यादा थे। हमको लगता है कनस्टर भर के जो है गुजिया रखी जाती थी और सब साफ हो जाती थी। और पापड़ तो साल भर चलते थे, पापड़ तो चल जाते थे। लेकिन आज अगर आप देखिए, आप जहाँ गुजिया बन गई तो साला ख़त्म होने का नाम नहीं लेती थी कि जब तक गुजिया में से कायदे से भुना नहीं है तो हल्की हल्की बदबू आने लगती थी, लेकिन गुजिया ख़त्म नहीं। तो हम लोग अब की बात करते हैं जहाँ पर त्योहारों में कितनी मिठाई अपने लिए खरीदना है, कितनी मिठाई बांटने के लिए खरीदना है। और दिवाली अभी लाखों रुपए का त्यौहार बन चुका है। गिफ्ट सोने के सिक्के बांटे जा रहे हैं, चांदी के सिक्के बांटे जा रहे हैं। तो देश ने प्रगति तो किया। तो जब आप नेक्स्ट जनरेशन की बात करें तो हमको लगता है कि 90 की बाद वाली जनरेशन, जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह की जोड़ी थी, वहाँ से देश के अंदर पैसा दिखना 10 साल बाद जो है वो 10 साल बाद वो इम्प्लीमेंट होने लगा। तो उसके बाद चीज़ें कंपटीशन हुआ, चीज़ें सस्ती हुई और चीज़ें सुलभ हुई। अब दिवाली जैसे हम लोगों के टाइम पे जो दिवाली थी, उसमें हम लोग क्या करते थे कि खील बताशा और चीनी वाला खिलौना रख के और उसको कपड़े से ढक के ले जाते थे, पड़ोसी क्या सब क्या दे करके आते थे। फिर वही थाल हमारे यहाँ आती थी। अब वो चीज़ें बदल गई हैं। अब आदमी अपने यहाँ मिठाई नहीं खाता है, वो एक पीस मिठाई नहीं खाता है, लेकिन वो 50 डिब्बे मिठाई दिवाली पे बांटता है। तो वो आज ये माध्यम बन गया है पीआर का। आप किस आदमी क्या जा रहे हैं, कितने बड़े आदमी क्या जा रहे हैं और किस आपसे उसको कितना बड़ा व्यावसायिक रिलेशन है, उसी हिसाब से गिफ्ट के पैकेट्स हैं जो 1000 रुपये 500 रुपये से स्टार्ट होकर के और 5 लाख रुपए तक जाते हैं। तो वो अब एक माध्यम बन गया है दिवाली, लोगों को पीआर, अपने पीआर और हित साधने का, गिफ्ट एक्सचेंज करने का माध्यम बन गया कि आप
अपने जिनसे आपको पीआर बनाना है उनके यहाँ जी। आप जाइए। तो अब इसका आप एक इम्पैक्ट और भी देखिए। हालांकि जिस ढंग से अगर आप कहते हैं कि गरीब परिवार भी अपने पैसे से खरीद सकता है मिठाई, और खरीदता ही है। हाँ और मिठाई का जो आप कहते हैं कि लालच तो बच्चों को अब मिठाई देख के तो आता ही है। एक चीज़ का और देखिए कि जब मिठाई भी होती थी तो हम लोग 2-4 मिठाइयों का नाम जानते थे, वही घर में आती थी। तो रसगुल्ला हो गया, चमचम हो गया, और जो है अपनी इमरती हो गई, जलेबी हो गई, बर्फी हो गई। इसके अलावा जब थोड़े बड़े शहर में हम लोग आए इलाहाबाद, तो वहाँ पे बालूशाही और ये सब भी, मोतीचूर के लड्डू भी दिखे। तो आज का जनरेशन, आप ये बताइए कि हम लोगों ने तो अपना बचपन बड़ी जीवंतता से हंसते खेलते, और किसी तरह का कोई तनाव रहित जीवन था। तनाव खाली बाप का होता था। 6 बजे वो ऑफिस से आते थे तो उसके बाद से तनाव काल शुरू होता था, और फिर आप पढ़ने बैठ जाइए तो आप रिलैक्स हो जाते थे। और ऑफिस भी ऐसा था कि जो है जब तक आप खेल खाल के स्कूल से आके सब फिट हो चुके होते थे। आपने ध्यान दिया होगा कि घर में जब नई नई गोभी आती थी और ख़ास तौर से दिवाली के समय आती थी, पहली गोभी दिवाली वाले दिन बनती थी, तो महकती कितनी बढ़िया थी। कच्ची खाते थे हम तो, गोभी मैंने कच्ची खाई है, बहुत खाई है कच्ची जी। और महकता भी बहुत था। एक्चुअली होता क्या था ना, देखिए अभी क्या है, अभी चीज़ें हाइब्रिड हैं, जी। इसीलिए प्रोडक्शन ज़्यादा है। फल आपको इसीलिए हर जगह मिल रहे हैं क्योंकि हाइब्रिड है। जी। तो वो चीज़ें है ही नहीं जो मूल चीज़ें होनी चाहिए उनके अंदर, जो जैसे नॉनवेज आप बता रहे बदबू आती थी और वो सब आता था। अब क्या है कि अब जो है वो फार्मिंग हो रही है, हाइब्रिड है, तो वो ना आपके अंदर वो चीज़ें उनकी उसके अंदर हैं, हाइब्रिड चीज़ें, ना आपको जो पोषक तत्व मिलने चाहिए वो पोषक तत्व उससे मिल नहीं रहे हैं। इसे हम लोग स्विच ओवर करते हैं और अपने आप को, हमारे अमिताभ जी को लेके हम लोग ट्रांसमिट होते हैं आज की जनरेशन पे। जैसे वो होता था शक्तिमान में, उस तरह से हम लोग नए जनरेशन पे पहुंच गए हैं। तो अब बताएं आप। तो ये हम लोग अब कंपेयर करते हैं नई जनरेशन से। जी। तो जैसे हम लोगों ने बताया कि हम लोग उतना ही पढ़ पाए जितना हम लोगों को पीटे गए या जितना बाध्य किए गए, पर आजकल की जनरेशन जो है वो इतनी सजग है कि वो इतना, मतलब कैरियर को लेकर के, अपने कैरियर को लेकर के इतना सजग है कि आज बच्चा 9 से ही डिसाइड कर लेता है कि हमको किस फील्ड में जाना है, और वो माँ बाप को बताता है, अपने माँ बाप को बताता है कि मेरा इस फील्ड में इंटरेस्ट है, मैं इस फील्ड में जाऊंगा। और उस फील्ड में में जाने के लिए मुझको क्या क्या करना है, किस कंपटीशन की तैयारी करनी है, कहाँ से हमको कोचिंग करनी है, ये सब चीज़ें अधिकतर बच्चों को, लगभग सभी बच्चों को मालूम है। मतलब उसमें बहुत माँ बाप को बहुत गाइड करने की या बहुत वो करने की ज़रूरत नहीं है। तो बच्चा एक तो कैरियर ओरिएंटेड है आज का बच्चा, जो मैं बता रहा था कि बहुत हाईली ब्लेस्ड है। तो ये है कि चीज़ें बहुत सुलभ है और बहुत अच्छा समय वो देख रहा है, सारी चीज़ें उसके पास हैं। और क्या कहते हैं, दूसरा वो बहुत कैरियर ओरिएंटेड है। दूसरा उसके बाद सिमिलरली वो बहुत ही हेल्थ ओरिएंटेड भी है, हेल्थ के लिए बहुत कॉशियस है। साइकिल भी चलाएगा, जिम भी चलाएगा, खाने पे खुद कंट्रोल करेगा। आपको ये कहने की ज़रूरत नहीं है कि तुम ये खाओ ये मत खाओ, वो खाने पे खुद कंट्रोल कर रहा है। तो वो हेल्थ कॉशियस भी है, लुक के लिए भी वो उतना ही कॉशियस है कि हम मतलब अच्छा दिखें। ये जनरेशन लुक के लिए भी कॉशियस है और कैरियर के लिए भी कॉशियस है और हेल्थ के लिए भी कॉशियस है। दूसरा, अभी इस जनरेशन में
मानवीय मूल्य बचे हुए हैं। मैं आपसे बता रहा हूँ ना कि ये जनरेशन क्यों ब्लेस्ड है और ये जनरेशन क्यों बड़ी स्पेशल जनरेशन है आने वाली जनरेशन से और पिछली जनरेशन से। हो सकता है कि आने वाली जनरेशन इससे भी एडवांस टेक्नोलॉजी देखे और इससे भी अच्छा जमाना देखे, पर उसके अंदर मानवीय मूल्य नहीं होंगे। जो ह्यूमन वैल्यूज हैं, जो इस जनरेशन की लास्ट जनरेशन है जिसके पास ह्यूमन वैल्यूज हैं, कम हुई हैं। मतलब जैसे हम लोगों के 40-40 साल पुराने दोस्त अभी भी हैं। हम लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों से, अपने प्रियजनों से मोबाइल से बात करने से ज़्यादा उनके साथ मिलना, समय बिताना वो करते हैं। तो थोड़ा बहुत तो मूल्यों का मतलब मानवीय मूल्य कम हुए हैं, पर जो आने वाली जनरेशन है जो मोबाइल देख के ही पैदा हुई है, उनके अंदर तो मानवीय मूल्य शून्य होंगे ना। मतलब 2020 के बाद वालों की जो 2015 के बाद वाले, 2015 से 20 आप समझ लीजिए, ये जब पीढ़ी आएगी तो उस समय उनको मालूम ही नहीं होगा। मैं एग्जाम्पल देता हूँ कि एक हमारे मित्र हैं, मैं उनके यहाँ जाता हूँ और काफ़ी समय से जाता हूँ, रेगुलर जाता हूँ। तो उनका बेटा 10-12 साल का होगा। आप वो कहते रह जाते हैं कि अंकल को नमस्ते करो, और उसको मोबाइल से टाइम ही नहीं, सीढ़ी नहीं उठाता। हाँ, और उसको नाम मेरा नहीं याद है। तो उसके लिए तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये जनरेशन जो है वो, एक तो देखिए पहले क्या था कि हम लोगों की पीढ़ी वो एक ही मकान में, संयुक्त परिवार होता था, एक ही मकान में कई कई पुश्तें कट जाती थी। अब और उसके बाद बच्चा मोर और लेस आपके घर में ही रहता था। अब 12th के बाद बच्चा आपका नहीं है, कहीं पढ़ने चला जाएगा। वो 12th के बाद उसको घर छोड़ना ही छोड़ना है। 12th के बाद वो हायर एजुकेशन के लिए जाएगा, फिर उसके बाद 12th के उसके बाद हायर एजुकेशन, जब वो ग्रेजुएशन कर लेगा तो वो पीजी करने जाएगा, दूसरे शहर में ही जाएगा जहां उसका सिलेक्शन होगा। और पीजी करने के बाद फिर वो उसकी जहां जॉब लगेगी वहां जॉब करेगा, जहां जहां भी उसका ट्रांसफर होगा वहां वहां चला जाएगा। अब इसमें परिस्थिति ऐसी बनती है कि अब उसकी बाध्यता है कि वो जब पढ़ रहा है तब छुट्टी मिलेगी तो आएगा, वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है तो जब छुट्टी मिलेगी तो आता है, वो नौकरी कर रहा है। अधिकतर लड़के विदेश चले जाते हैं। ये किताब इसी के ऊपर है कि दोनों बच्चे विदेश चले जाते हैं। विदेश वो चला गया तो अब आपको विदेश जाने पे वो फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी, वो 2 साल में, 1 साल में वो आ पाएगा। तो अब उसके बाद फिर वो बहुत इमरजेंसी कोई हुई, माँ बाप बहुत बीमार पड़े, तब वो आ जाएगा। अच्छे वाले बच्चे हैं, अच्छे वाले बच्चे, हाँ। तो जब वो बीमार पड़ेंगे माँ बाप, या कोई बहुत बड़ा फंक्शन घर में पड़ेगा, भाई होई की शादी होगी, तो आ पाएगा। उसकी बाध्यता है, उसकी नहीं नौकरी से उसको छुट्टी मिलेगी, उसको नौकरी से दूसरा आपका छुट्टी नहीं मिलेगी, और इतना एक्सपेंसिव भी है आ पाना। और अगर इंडिया में भी रह रहा तो भी उसको छुट्टी नहीं मिल पाएगी। दूसरा, अगर वो 12वें के बाद वो नहीं जा पाता है कहीं, उसका कहीं सिलेक्शन नहीं होता है या कहीं नहीं जा पाता है, तो वो 12वें के बाद वो बच्चा भी डिप्रेशन में रहेगा, माँ बाप भी डिप्रेशन में रहेंगे। दोनों चीजें हैं, गए तो गड़बड़, नहीं गए तो गड़बड़। तो अब इसमें क्या है कि माँ बाप को लगता है कि मेरा बेटा जो है वो, मतलब मेरे बेटे का लगाव कम हो गया, मेरी बेटी का लगाव कम हो गया, और क्या कहते हैं, ये क्लैशेस माँ बाप में होते हैं। और बेटे की मजबूरी अपनी जगह रहती है, बच्चों की मजबूरी अपनी जगह रहती है, जो मैंने आपको बताई। दोनों अपने अपने ढंग से विक्रम कार्ड खेलते हैं। हाँ, माँ बाप भी विक्रम कार्ड हाँ, हाँ। खेलते हैं। अच्छा भाई साहब, एक चीज ये बताइए, ये जो हम लोग के बाद की पीढ़ी, हमारे पुत्र लोग हो गए, और उसके बाद की पीढ़ी उनके पुत्र लोग हो गए, ये बुआ, मौसी, दादी, मामी, ये रिश्ते क्या चलेंगे कि खत्म? नहीं, ये सब तो मैं बता रहा हूँ ना, ये
आपका ये जनरेशन, इसीलिए बता रहा हूं ना कि ये जनरेशन तो इनको जान रही है, जी, जो इनके बाद आने वाली जनरेशन वो है नहीं जानेगी। वो किसी रिश्ते को जानेगी ही नहीं। जी, जो इनके बाद आने वाली जनरेशन है वो किसी रिश्ते को नहीं जानेगी। उनकी विचारों की गलती नहीं, वो पैदा ही इसी तरीके से हुए हैं। वो इंटरनेट और मोबाइल दे करके पैदा हुए हैं। उनको तो चाचा ही नहीं मालूम, सगा चाचा ही नहीं मालूम सगा चाचा कौन है, जी, या सगे चाचे क्या मतलब होता है, सगा चाचा की समाज में क्या स्थान है, बुआ का क्या स्थान है। जी। वो तो यहाँ तक कि माँ बाप का स्थान भी नहीं जानेगा वो। अच्छा, तो एक निगेटिव चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल। कल को बच्चे को कोई तकलीफ होती है, किसी ढंग से डिप्रेशन में जाता है, तो अगर माँ बाप से नहीं बताता तो मौसी से बोलता है, बुआ से बोलता है अपने दिल की बात। अब वो दिल की बात करेगा किससे? दिल की बात, मैं वही बात बता रहा हूँ कि जब संयुक्त परिवार खत्म होता है, जी, पहले संयुक्त परिवार में कोई चीज हुई तो बच्चा जो है किसी न किसी का, और बल्कि बहुत से लोगों का प्यारा होता था जिनसे सब कुछ शेयर करता था। जी, अब बच्चे का क्या है, कोई न कोई बहुत क्लोज फ्रेंड होता है, जी। या कोई उसकी जैसे कोई फैंसी हो सकती है, गर्लफ्रेंड कोई, हो सकती हाँ, है। कोई किसी का पुरुष मित्र हो सकता है, किसी की महिला मित्र हो सकती है, उससे वो सारी बातें शेयर करेगा या शेयर करेगी। जी, ठीक है ना। और लेकिन अगर उसी से उसको हर्ट हुआ हो जी, तो फिर उसके पास क्या चाह रहा है। शायद कुछ नहीं। और अगर वो ब्राइडर सर्किल में जाएगा, हाँ। ब्रॉड सर्किल में जाएगा, तो बोलेंगे कि बैठ यार, बनाता हूँ। हाँ हाँ, मतलब वो फिर उसके बाद वो तमाम तरीके की जो एब्यूसेस हैं उनका शिकार हो जाता है वो। क्योंकि उसके पास जो अपना, जो वो अपने इमोशंस को प्रकट करने के लिए, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए उसके पास कोई माध्यम ही नहीं है। हाँ, इमोशनल डिस्चार्ज का कोई सिस्टम ही नहीं हाँ। मिलेगा। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये बड़ी अभागी भाई दोस्त जनरेशन होने दोस्त जा रही है? दोस्त जो आने वाली जनरेशन है, दोस्त उसके बनेंगे नहीं। और बनेंगे भी तो हाँ, दोस्त बिजी रहेंगे, बराबर भी नहीं, वो दोस्ती का कोई मतलब ही नहीं। कोई मतलब नहीं है। उन दोस्तों का जो हम लोगों के टाइम पे वैल्यू होती थी दोस्तों की, और है, जी, आज भी है। आज भी है। जो हम लोग इतने सालों से उनसे दोस्ती चली आ रही है, और हम लोगों के 40-40 साल पुराने दोस्त हैं, वो विदेशों में रह रहे हैं, कहीं भी रह रहे हैं, उनसे रेगुलर बातचीत हो रही है। हम लोग गेट टुगेदर करते हैं साल में एक बार, जी, मतलब और कहीं भी कोई भी फंक्शन होता है तो इकट्ठा होते हैं, तो ये बचेगा नहीं। ये बचेगा नहीं। और मैं कह रहा हूं कि इस जनरेशन में तो है, जी, इस जनरेशन में है अभी, लेकिन आगे वाली जनरेशन में नहीं होगा। एक लखनऊ में एक अभी करीब साल भर पहले की बात है, मैं खाना जो है वो अखबार पे खाता हूँ। जी, मेरी आदत है, मैं खाना अखबार बिछा दिया जाता तो मैं उस पर खाता हूँ। तो उस पर मैंने वो हेडलाइन पढ़ी कि पिता ने जो है वो अपनी संपत्ति नौकर के नाम की। जी, तो मेरे को उसमें थोड़ा इंटरेस्ट आया, जी, तो मैंने पूरी न्यूज़ पढ़ी। तो उसमें हुआ ये था कि उसके दोनों बच्चे विदेश में रहते थे, और बड़ा खुश था कि मेरे बच्चे, माँ बाप, हाँ, मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं और इतना कमा रहे हैं, और इतने मतलब पड़ोस वड़ोस में बड़ा उसने अपना, और बनाते रहते। रिश्तेदारों में बहुत कुछ बता रखा था, मेरे दोनों बच्चे विदेश में हैं, सेटल्ड हैं, दोनों की शादी हो गई है, और बहू भी इतना कमाती है, सब चीज़ें उसने बता रखी थी। एक की बहू रशियन है, एक की ब्राजीलियन है। हाँ, मतलब जो भी है उसने बता रखा था कि मतलब इस तरह। तो उसकी वाइफ, मतलब बच्चों की माँ बीमार पड़ी। जी, तो क्या कहते हैं, वो उसने बच्चों को फ़ोन किया, जी, तो बच्चे उसमें कोई आ नहीं पाए, तो व्यस्तता रही होगी, बच्चे नहीं आ पाए। और उसके बाद फिर जो है वो क्या कहते हैं, उसकी मदर की डेथ हो गई। तो एक बेटा आया, छोटा वाला। तो फादर ने पूछा, उसने पूछा कि भाई बड़ा बेटा कब आ रहा है। जी, तो उसने कहा कि बड़ा बेटा, अभी हम लोगों ने आपस में बात किया है, तो वो
हम लोगों ने डिसाइड ये किया है कि मम्मी वाले में तुम चले जाओ और पापा वाले में मैं आ जाऊंगा। मतलब उसने जब ये सुना ये शब्द, जी तो आप समझिए कि उसने अपने बेटे को, ये अखबार में निकला था, जी उसने अपने बेटे को वापस भेज दिया। जी और उसके बाद जो उसके घर में नौकर रह रहा था, जी उसने सारी संपत्ति नौकर के नाम। उसके नाम विल कर दी सारी। कहता है कि 8 साल से तो 9 साल से तो यही हमारा बेटा बना होगा। हमारा बेटा बना हुआ है। जी मतलब माँ का, अपनी मेरी पत्नी का ध्यान रख रहा है, और तुम जो है वो सितारे की तरह अगर कहीं चमक रहे हो जी तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। देखिए। तो वो मैं बच्चों की भी मजबूरी समझता हूँ। हाँ भाई उनकी भी मजबूरी है, उनकी मजबूरी है कि उनको अपनी नौकरी देखनी है, मैं जो है नौकरी, बिजनेस, व्यापार व्यापार देखना है, सब चीजें देखनी, तो भाग भाग करके बात बात में नहीं आ सकते हैं। नहीं आ और पेरेंट्स अपनी जगह सही है। सकते। जी भाई पाल पोस के उन्होंने बच्चों को बड़ा किया, तो ये तो उम्मीद रखते ही है कि जब जरूरत हो तो मेरे बेटे और मेरे बच्चे आए। जी एक घटना और मैं बताता हूँ। ऐसी एक घटना हुआ, तो उसने, उनका ही बच्चा विदेश में था, जी तो उनकी पत्नी बीमार पड़ी, तो उन्होंने बच्चे को फ़ोन किया, तो बच्चा आया, हफ्ता भर रहा, उसके बाद वो चला गया बच्चा। हफ्ता भर नहीं, मदर ठीक हो गई, चला गया। फिर उसके बाद दोबारा और सीरियस पड़ी, तो फिर उसने, बच्चे ने पैसे भेज दिए, और उसके बाद काफ़ी सीरियस रही उसकी मदर। जी तो वो, मतलब वो लड़का नहीं आया, जी उसकी स्थिति नहीं रही होगी कि वो आ पाए वो। अब वो क्या कहते हैं, उन्होंने फिर, उनके फादर ने फ़ोन किया, भाई बहुत तुम्हारी मदर की तबीयत ख़राब है, तुम आकर के देख लो, अपनी मदर को आकर के देख लो। तो उसने कहा कि पापा जब, मतलब वो टाइम आएगा तभी मैं आऊँगा। जी तो उसके मन में ये रहा होगा अभी मैं जाऊँ फिर ठीक हो जाएंगी। नहीं, ठीक हो जाए, और क्या पता जो है अभी मैं 1 हफ्ते बाद लौटूंगा, 15 दिन बाद मर जाऊँ। हाँ, वही बात बता रहा हूँ कि अभी हो जाए और 15 फिर मुझे आना पड़ेगा, तो मैं फाइनली आऊँ। कि तो इसमें आप किसी पक्ष की गलती नहीं दे सकते। देखिए, एक मुझको ध्यान आया अपने ही परिवार का। मेरा बेटा नागपुर मेडिकल कॉलेज में था, तो उस समय होता क्या था, हम लोग का बॉम्बे में घर था, तो उसके बैचमेट कई, होता क्या था कि वो लोग आते थे, हम ही लोग उनको एयरपोर्ट तक छोड़ने जाते थे, तो कोई अमेरिका, कोई इंग्लैंड, कहीं कहीं सेटल्ड होने जाता था। अब हर माँ बाप की इच्छा होती है कि मेरा भी बेटा चला जाए, तो मैंने अपने बेटे से कहा, बेटा उन लोग का सिलेक्शन हो जा रहा है नौकरी में या हायर स्टडीज़ में, तुम क्यों नहीं जाते? तो उन्होंने कहा कि देखिए, दादी की तबीयत ठीक नहीं है अभी दादी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर बाबा भी, ग्रैंडफादर भी, उसके बाबा भी जो है बुजुर्ग हो गए हैं, तो उस समय मेरा जाना उचित लग नहीं रहा है। जब तक ये लोग हैं तब तक तो मैं नहीं जाऊंगा। और आज स्थिति ये है कि, और थोड़ा सा एक एडवांटेज ये भी होता है, और ख़ास तौर से नौकरी वाले परिवारों में शायद ये नहीं हो पाता है, लेकिन अगर आप बिजनेस करते हैं तो कहीं न कहीं से आप अपने परिवार को अपने शहर में, या कम से कम हिंदुस्तान में तो आप रख ही सकते हैं, क्योंकि जो लग्जरी उनको विदेश जाके कमाने में आता है, तो वो चीज़ें, सारी चीज़ें यहाँ भी अगर आपके पास पैसे हैं तो सब अवेलेबल है। एक चीज़ का मैंने ख़ास तौर से ध्यान दिया, हालांकि मेरे बेटों को नहीं लगता होगा, लेकिन मुझे तो लगता था। हमारी लड़की है, आईटी वाली है, हमारा दामाद है आईटी वाले, वो जैसे हम लोग इलाहाबाद से बनारस करते हैं, वैसे वो जर्मनी और जो है नीदरलैंड और नॉर्वे और फ्रांस करते हैं। और हमारे दोनों बेटे बेचारे, एक कंपनी सेक्रेटरी है, एक डॉक्टर है, दोनों हिंदुस्तान में। तो हमको लगता था कि यार कुछ ऐसा करते कि ये भी बेचारे जाते। एक बार चांस मिला
कि मैंने जो है कोई अमेरिकन कंपनी आई थी, तो उनके बहुत सारा था सिस्टम जो है, और बहुत चीज़ों में डील करती थी। तो उन्होंने हमसे ये बोला कि आप इतना रुपया इन्वेस्ट कर दो और मैं अमेरिका की कंपनी में आपको डायरेक्टर बना लेता हूँ, और आप साथ में काम करिए, और आप इंडिया का ही काम देखिए बेशक, और जब चाहेंगे आप जा सकते हैं, जब चाहेंगे तो आ सकते हैं। ऑलमोस्ट वहाँ के कंपनी का डायरेक्टर मतलब कि आप वहीं के नागरिक हैं। तो बात तो हमको समझ में आई, हमने घर में बात किया कि यार कुछ नहीं होगा, तो जब आना जाना होगा तो आते जाते रहना। तो एक प्रिविलेज्ड हूँ मैं, एक ढंग से ब्लेस्ड कह लीजिए आप, कि मिल गए इत्तेफाक से जो हमारे डायरेक्टर हमको बना रहे थे, उनके पिताजी। अब उनसे बात होने लगी, कहे साहब कपड़ा भी प्रेस खुद ही करना पड़ेगा, बर्तन भी खुद ही धोना पड़ेगा, गाड़ी भी खुद ही चलानी पड़ेगी, खाना भी खुद ही बनाना पड़ेगा, और कोई आपसे बात करने वाला जल्दी मिलेगा नहीं। तो हमने कहा ऐसी तैसी मिल जाए अमेरिका, मैं तो नहीं जाऊँगा, डायरेक्टर है नहीं। ये भी ये जिक्र है किताब में, जी 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 ये जिक्र है किताब में। जी मतलब बच्चे के पेरेंट्स जो हैं वो विदेश जाते हैं, जी। तो उनका क्या एक्सपीरियंस होता है, एक ही महीने में लौट आते हैं। एक ही महीने में लौट आते, फिर बेशक चले जाए, वो आउट ऑफ लव एंड हाँ, मतलब लेकिन उनका एक्सपीरियंस वो टिकेंगे नहीं। वो टिकेंगे नहीं। जी तो अब दूसरा, जैसे मैं इस जनरेशन को इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे दोनों बच्चे इसी जनरेशन के हैं, तो उनका लगाव अभी भी माँ बाप से उतना ही है। जी मतलब सब कुछ होने के बावजूद ये जनरेशन में अभी मानवीय मूल्य जिंदा है। जी मेरे को जरा सी तबीयत खराब हो जाएगी, मेरी पत्नी की जरा सी तबीयत खराब हो जाएगी, तो वो तुरंत कॉलेज से छुट्टी लेके जी आ जाएंगे। तो हम लोग बताते ही नहीं है जी कि हमारी तबीयत खराब है, और घर में भी रहेंगे तो वो इतना ध्यान रखते हैं। जैसे हमारा कभी सर्वेंट नहीं है, तो जैसे उनको मेरा रूटीन मालूम है कि भाई पापा उठते हैं तो उनको क्या क्या चाहिए, जी है ना, तो वो क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, डेली उनकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो कभी भी इस चीज़ को एहसास नहीं होने देते कि मेरा सर्वेंट बाहर गए हुए हैं और मेरे सर्वेंट्स नहीं हैं। तो वो पूरा उस चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हाँ मैं पापा को कंफर्ट में रखूँ, मेरे दोनों बच्चे। जी और जैसे मैं लिखता हूँ तो मैं इस चीज़ का बड़ा अपने आप को लकी मानता हूँ कि मुझे पूरी फैमिली ऐसी मिली, मेरी पत्नी भी ऐसी मिली कि जो लिखता है या जिसका कोई हॉबी होती है, वो उसका रूटीन बड़ा डिफरेंट सा हो जाता है। अब जैसे लिखने का मज़ा जो है वो रात में ही है। सही बात। जब सब सो रहे होते तो आप जग रहे होते हैं। अब आप रात में जग रहे हैं तो भूख भी लगेगी, तो कितनी बार किसको जगाइएगा आप, चाय पीने का मन करेगा। तो अब क्या है कि मेरे बच्चे जो है वो अगर छुट्टी में आए हुए हैं, या मेरी पत्नी, उन्होंने देखा कि रात में मैं जग रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ बना करके वो दे जाएंगी, चाय दे जाएंगी बिना कहे हुए। तो आप समझिए जो कि ये जो लेखन का मेरा क्षेत्र है, मेरा एक तो सारा समय नौकरी में जाता है, उसके बाद मैं थोड़ा सोशल हूँ, वो समय सोशल वर्क में चला जाता है, और बचा खुचा समय वो लेखन में चला जाता है। तो जो मेरा परिवार है वो अंत में भी नहीं आ पाता है। अब इसमें तो सर मैं तो यही कहूँगा कि एक दिन हम लोग बॉम्बे में तब रहते थे, तो बॉम्बे में मतलब ऐसा नहीं था कि घर के जितने मेंबर हों सब एक साथ सो रहे हों। तो कभी कोई जगह है, कभी कोई जगह है। और रात को 3 बजे एक सिंगर थी लड़की, जो धीरे धीरे इतनी क्लोज हो गई कि बच्ची जैसी हो गई घर की। तो एक बार हुआ क्या कि मैंने पानी मांगा कि रूपा पानी लाओ, तो दौड़ के गई पानी लेने के लिए, और फिसल के जो है गिर गई, उसकी टांग टूट गई। तो 1-1.5 महीने रह गई हमारे घर। तो बच्चे जो है उसके प्लास्टर पे ही लिखते थे, दीदी दीदी करके उसको बोलने लगे। तो वो हमारी बेटी हो गई। लेकिन तात्पर्य ये है कि एक जो बॉन्डिंग
अपनों में ही नहीं, परायों के बीच में भी जो अपने जैसे सब लगते थे। मतलब हमारी वाइफ ने, हमारे यहाँ गाय प्लांट, हमारे प्लांट पे गाय थी और खूब दूध देती थी, तो हमारी वाइफ दूध का गिलास ले लेके घूमती थी। हमारे जो भी काम करने वाले हैं, खैर सर्वेंट तो मैं बोलता ही नहीं, जो हमारे सहयोगी साथी हैं, जो हमको हेल्प करते हैं कोई काम करने में, पी लो बेटा दूध पी लो, ये खा लो। और हमारे घर में 4-6 आदमी का स्टाफ हमेशा रहा है, और जब नहीं होता है तो मैं डिप्रेशन में आ जाता हूँ। हमारे एडिटर साहब का यही घर है, लेकिन अगर मैं हूँ यहाँ तो मजाल वो अपने घर जा पाए, तो हमें चाहिए लोगों को। तो बड़ा लोनली सा लाइफ जो है, जो लोग, ये पीढ़ी तो सर प्रिविलेज्ड क्लास की जो है, लेकिन इसके साथ भी थ्रेट बहुत है। अकेले रह रहे हैं वो लोग, और ड्रग्स वगैरह का बहुत ज़्यादा चलन हो गया है। बिल्कुल। तो क्या कहीं न कहीं से माँ बाप डरते नहीं है कि कहीं बच्चा ड्रग्स में तो नहीं चला जाएगा? नहीं, हाँ डरते हैं, पर आप ये, मैं एक चीज़ और आपको बताऊंगा कि ये पीढ़ी समझदार भी उतनी है सर। लेकिन अगर आप इस पीढ़ी की ही बात करें तो पीढ़ी जो हमारे आपके बच्चे ही नहीं हैं। मेरे यहाँ हम लोग उत्तराखंड में एक रेलवे का आरओबी बना रहे हैं, तो हमारे यहाँ तकरीबन रोज चोरी होती है, छोटी छोटी चोरियाँ होती है, और उसमें जो है हम लोग जितनी बार देखते हैं, और कई बार एक एक चोर को जो है पीट पाट के पुलिस को दे दिया जाता है, और कुछ दिन बाद वही चोर फिर पकड़ाता है, कुछ दिन बाद फिर पकड़ाता है। तो कुछ को हम लोगों ने पुलिस वालों को हैंड ओवर किया, कुछ को क्या किया, लेकिन बाद में पुलिस वाले भी कहने लगे भैया ये सब इसमें किए हैं, आप कितनी बार बंद कराइएगा, हम कहाँ बंद करें इनको, कहीं कोई डिजीज फिजीज लेके जाएं जो है जेल के अंदर। और नहीं, ये तो छोटा सैंपल है जो है, ऐसा नहीं है कि देखिए नशे के शिकार तो हमारी पीढ़ी भी रही है। इस टाइप के नशे नहीं रहे, दूसरे नशे नहीं, इस टाइप के नशे ही नहीं थे, तो दूसरे नशे में जो अवेलेबल थे वो पिया है लोगों ने जी, लेकिन वो इतने खतरनाक तो नहीं थे। नहीं, खतरनाक नहीं थे, तो भाई अब आज तो आपका जीवन ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये पीढ़ी ज़्यादा जिम्मेदार है। ये अगर ये जो आप बता रहे हैं ना, ये बहुत जो जनसंख्या उस हिसाब से बहुत छोटा सैंपल है। सर हमारा रिहैबिलिटेशन सेंटर है, और फिल्म इंडस्ट्री से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरे ख्याल में नाम लेना उचित नहीं होगा, लेकिन मोस्ट रिस्पेक्टेबल जिनको आप एक्टर समझते हैं, जिनको आप हीरोइनें समझते हैं, जिनको आप आर्टिस्ट समझते हैं, कम से कम जो है 80% ड्रग एडिक्ट है। एडिटिंग के लिए बैठेगा जो फिल्म वाला, तो पता नहीं क्या क्या नाम है, जब तक जो है एक बार मार नहीं लिया सिगरेट, तब तक उसको मजा नहीं, ये सब एलीट क्लास में है, और ठीक है कुछ नॉर्मल क्लास में भी होगा, पर मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग को आप छोड़ दीजिए, वो तो अब नॉर्मल एक्सेप्ट, हाँ उसको आप छोड़ दीजिए, तो बाकी और अगर स्मोकिंग और ड्रिंकिंग की लत है भी, मैंने तो इस किताब को लिखने के लिए बहुत से बच्चों से बातचीत करी, और बहुत से बच्चों ने बहुत खुल के हमसे बातचीत करी है, तो वो इस चीज़ को खुद से भी छोड़ना चाहते हैं। जैसे नासमझी की उम्र में उनको लग गई, 9th क्लास से सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, तो वो इस चक्कर में रहते हैं कि मैं कब उसको छोड़ूं, तो वो उसके तरीके अपनाते हैं कि मैं, उनके पास बड़ी टेक्निक भी है कि वो इसको ऐसे ऐसे कम करना है, ऐसे ऐसे कम करके ऐसे ऐसे ख़त्म करना है, जो कि हम लोगों की पीढ़ी में नहीं था, ये जागरूकता नहीं थी। भाई उस समय उस टाइप के नशे नहीं थे, लेकिन जो नशे थे वो तो आदमी करता था ना, सभी लोग नहीं करते थे, तो वही उतने ही उसमें भी थे, उतने ही परसेंटेज इसमें भी है। अब थोड़ा सा, अब ये कि हमारे टाइम पे ड्रिंक करना, सिगरेट पीना बहुत बड़ा नशा माना जाता था, अब इस समय ये चीज़ नॉर्मल है। ये चीज़, इसको आप माइनस कर दीजिए, तो बाकी जो और नशे हैं, जो जो सूखा नशा है, वो नशे में बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है लिप्त, ऐसे बच्चे हैं,
पर परसेंटेज बहुत कम है। लेकिन सर थ्रेट बहुत बड़ा है। हाँ, थ्रेट है बड़ा भाई, उन्हीं कम परसेंटेज में हमारा बच्चा हो सकता है। नहीं, और प्रोबेबिलिटी अगर आप देखेंगे तो आपका बच्चा, लेकिन अगर आप 5-6 परिवारों का स्टडी कर लें और ख़ास तौर से अपने जो है वो जो बंगले से निकल के मध्यम वर्गीय बंगलों में जाइए या घरों में जाइए या फ्लैट्स में जाइए, तो ये जो हमें लग रहा है कि आज की डेट में कम से कम जो है 30% यूथ इसकी लत में आ चुका है। आदमी आ चुका है, बच्चे आ चुके हैं, ठीक है, बच्चियां भी आ रही हैं। हाँ हाँ बिल्कुल। और जो आज के जो जस्ट हमारे बाद वाली पीढ़ी, यानी हमारे जो पुत्र लोग हैं, उनकी बात अगर छोड़ दी जाए तो इमोशनल सेटबैक हमारे आगे वाली पीढ़ी को बहुत मिल रहा है। बहुत। क्योंकि अगर हमारे ज़माने में किसी लड़की से आपको मोहब्बत हो गई और पहली बात तो मोहब्बत आपको हो गई बहुत आपने तो ना उसको पता होगा, हाँ हाँ, और ना आप जताने देंगे, और अगर उसको हो गई तो हमें ही नहीं पता चलेगा कि उसको आप, और आप जो है वो उसको जता भी नहीं सकते हैं। आप उसको ऐसे देखें, हमारे टाइम पे लोग ऐसे देखते थे कि कहीं वो ना देख ले, कहीं वो ना देख ले, और देखते देखते 10 साल गुजर जाते थे जी, और वो जान भी नहीं पाती थी कि आदमी जो है ये रोज हमको देखता है और दिन रात मेरे लिए रोता है। जी, मतलब खत भेजना तो इतना बड़ा कांड होता था जी, कि मतलब इसे कहते हैं कि आपने पता नहीं कितना बड़ा विस्फोट कर दिया, या किसी लड़की के सामने अपने आप को, अगर उसने आपके खत को एक्सेप्ट नहीं किया तो नहीं, आपने अगर अपनी भावनाएं प्रकट कर दी, जी, मतलब उसके हाँ ना के बाद में है, हाँ, अगर भावनाएं प्रकट कर दी जी, तो अब ये सोशल मीडिया ने सब चीजें बड़ी आसान बना दी हैं। मतलब नहीं, लेकिन सर रोमांस तो खत्म हो गया। हाँ, वो चीज़ तो जब रिश्ते ही खत्म हो रहे हैं, जब रिश्ते ही डिटोरिएट हो रहे हैं, तो रोमांस और ये मतलब जो प्यार है, जिसे कहते हैं कि दिली लगाव है, वो दिली लगाव तो संभव नहीं है ना। हाँ, मतलब लगाव तो हो जाता है, लेकिन वो जो एमलगेशन होता था संबंधों के बीच में, जो दो लोगों के संबंध मिलके जो है कंपाउंड क्रिएट करता था, हाँ, कभी अलग नहीं हो सकता। अलग नहीं अभी तो मिक्सर है, मिक्सचर बन जाता है, जब चाहो अलग कर लो। हाँ, अब अलग कर लीजिए जी, Na अलग रहेगा, Ca अलग रहेगा, नमक नहीं बनेगा। तो उसमें जो है कई बार ऐसा नहीं होता कि कंधा कहाँ है, किसी बच्चे को तकलीफ है, हाँ वो ठीक है, उसके रोने के वो लिए कंधा कहाँ नहीं है। वो जो संयुक्त परिवार में होता था जी, वो नहीं है। तो ये क्या एक बहुत बड़ा अभिशाप नहीं है? अभिशाप क्या, समय के हिसाब से यही चीजें हैं। लेकिन सर ह्यूमन है तो ह्यूमन के अंदर इमोशंस तो रहेंगे, हमेशा रहेंगे, है ना। ह्यूमन है, आंखें हैं तो नम भी होंगी, रोएंगी भी, नम भी होंगी तो गम होगा जी, और दिल है तो तड़पेगा भी। तो आप रिश्ते की बात अगर छोड़ दें, किस रिश्ते के लिए तड़पेगा, किस रिश्ते के लिए बेचैन होगा। और जो कहते हैं कि मासूमियत बच्चों की, मासूमियत लेखन की, कविताएं कहाँ से लिखी जाएंगी, कहाँ से लिखी जाएंगी जब दर्द ही नहीं होगा। जी, भाई क्या कहते हैं, जब आपके अंदर दर्द नहीं होगी तो कविता तो दर्द से पैदा होती है ना। लिखना है ये तो भूख से पैदा होता है ना। आप ये, अब जैसे मैं लेखक हूं, मुझे लेखक की श्रेणी में आप नहीं रख सकते हैं, मैं शौकिया लेखक हूं। नहीं, लेखक की श्रेणी में तो आप शौकिया हो चाहे नहीं, मैं सही बात बता रहा हूं, मैं शौकिया लेखक हूं। भाई मेरा पेट भरा हुआ है, मुझको सरकार तनख्वाह दे रही है, मेरा पेट भरा हो रहा, मेरी जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो मैं अगर मेरे अंदर भूख नहीं है, मैं संसाधनों से नहीं परेशान हूं और मैं संघर्ष को नहीं देख रहा हूं, तो फिर मेरे लिखने वो दर्द आ ही नहीं सकता है। लेकिन वो दर्द इसलिए है क्योंकि इस स्थिति से मैं गुजरा हूं। मैंने अभाव को देखा है, मैंने भूख देखी है, और मैंने
इन चीज़ों को अनुभव किया है, इसलिए मेरे लिखने में ये चीज़ है। तो एक तो देखिए, ये तो मटेरियलिस्टिक वर्ड को अगर लिखेगा तो वो लिख ही नहीं पाएगा। पैसे की तो सबके पास पैसा है, गरीब कोई है ही नहीं है। ख़ास तौर से खाने की और कपड़े की और जो एक नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, छोटी मोटी लग्जरी जोड़ के, बड़ी कार न सही, छोटी कार वाला तो करीब करीब हर परिवार है। अब सर देखिए, जो बेसिक आप सोचो कि कोई बच्चा अभी 8 साल का है या 10 साल का है, हम लोग उसकी बात भी थोड़ी सी करते हैं। वो आने वाले 20 साल में जवान होगा। हाँ, मैं उसी बात बता रहा हूँ ना कि वो जो आने वाली जनरेशन है, जी, वो इस जनरेशन के पास सुख सुविधाएं भी हैं। ये जनरेशन बहुत इमोशनली सिक्योर्ड है और ये financially इस secured है। जनरेशन के अंदर मॉरल वैल्यूज़ हैं। जी, आने वाली जनरेशन हो सकता है कि इससे ज़्यादा सुख सुविधाओं में रहे और उसके पास ज़्यादा संसाधन हो, पर ह्यूमन वैल्यूज़ नहीं होंगी। सर ये ह्यूमन वैल्यूज़ का, जो मुझे लगता है, जी, ह्यूमन वैल्यूज़ का अभाव रहेगा और उसके लिए मानवीय रिश्तों का और भावनाओं का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो मशीन से पैदा हो रहा है, वो मशीन देख के बड़ा हो रहा है, जी। वो रिश्ते देख के बड़ा नहीं हो रहा है। सर लेकिन एक मैंने काफ़ी पहले से इस पे ध्यान देना शुरू किया था। एक लड़की अमेरिकन थी और अमेरिकन एम्बेसी में काम करती थी। तो ब्राउन करके उसका कुछ नाम था। वो लड़की हमारे से मिली और ख़ास तौर से उस समय मेरी उम्र रही होगी 20-22 साल में, 23 साल, इसी एज में, और मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो गई थी। और उसके बाद वो बैंकॉक एम्बेसी में पोस्टेड थी, तो बहुत बार हमें चिट्ठियाँ लिखती रहती थी। और वो एक समय में मैरिज कंसल्टेंट थी। तो हमने उससे पूछा कि तुम क्या करती हो? तो कहा अभी तो मैं एम्बेसी ज्वाइन करूँगी, अभी तक मैं यूएस में मैरिज कंसल्टेंट थी। तो हमने कहा उसमें क्या किया जाता है? तो उसने बताया कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, कपल के बीच में कोई अगर समस्या होती थी तो हम लोग उसको सॉर्ट आउट करते हैं, दोनों की काउंसलिंग करते हैं और उनको जो है आपस में एक दूसरे के साथ मिल के रहने की एक तरीके बताते हैं, कोशिश करते हैं। तो हमने उससे पूछा कि जो है अगर तुम ये बिजनेस इंडिया में खोल लो फिर तो तुम्हारा चलेगा ही नहीं। है कैसे नहीं चलेगा? यहाँ भी समस्याएं हैं, वही समस्याएं हैं कि हमने कहा नहीं, एन अमेरिकन वुमेन कैन आल्सो लव इफ स्पाउस इज वर्दी। हमने कहा पीछे वाला हटाओ, वेदर वर्दी आर नॉट, इंडियन वुमेन डिवोर्स। सो भाई यहाँ परिवार चल रहा है। अब सर जो हमारी आगे की जनरेशन है, तो उनको जो जीवन साथी मिलेगा, क्या वो वास्तव में अपने ईगो को छोड़ पाएगा? क्योंकि फाइनेंशियली दोनों पैरेलली वेल ऑफ हैं। ये रिश्ते कितने टिकेंगे? मियाँ बीवी के रिश्ते कितने टिकेंगे? क्या दोनों एक ही कमरे में, एक ही फ्लैट में दो अलग अलग लोग रहेंगे? ये तो आप अभी भी इसका नमूना आपको मिल ही रहा होगा। जी, कितने अर्ली डाइवोर्स हो रहे हैं, और ये तो चीज़ें समय के हिसाब से बदलेंगी अगर लोग अपने आप को एडजस्ट नहीं करेंगे। जी, भाई अगर आप पति हैं तो आपके पत्नी के साथ उसकी जो क्या कहते हैं, उसके साथ अंडरस्टैंडिंग आपको बनाना पड़ेगा। जी, अगर आपको शादी में रहना है, जी, अगर उस रिलेशन में रहना है तो अंडरस्टैंडिंग आपको बनाना पड़ेगा। उसका जो नेचर है, जो काम कर रही है, जी, वो अगर जॉब करती है, जी, और उसी तरह पत्नी को अपने लाइफ पार्टनर की को के साथ अंडरस्टैंडिंग बनानी होगी। अगर आप नहीं अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे तो फिर क्लैशेस होंगे। even she is polygamy, हाँ,
इवन देन यू विल हैव टू मेंटेन मेंटेन। इफ यू वांट भाई पहले का समय नहीं है कि भाई वो कि हाँ पत्नी बंध गई तो वो, और पति बंध गया तो अंत तक बंधा ही रहेगा। अब वो पहले वाला समय नहीं है। अब ये कि दोनों एक साथ पढ़ लिख करके ग्रो हुए हैं। मतलब जनरेशन का गैप इतना घटेगा कि कोई पत्नी को घूर दे तो पिस्तौल निकल आती थी और गोली हाँ, निकल गोली, जाती हाँ, थी। हाँ। वहां से लेके वो पत्नी के साथ उसको निभाना पड़ेगा, उस बच्चे की माँ के साथ उसको निभाना पड़ेगा जिसका जो है कल कोई और बॉयफ्रेंड था उसके साथ वो तो आपको सोके आई है एक्सेप्ट, और कल वो जो है उसके साथ सोने वो जाएगी। वो तो वो चीज़ें आज की जनरेशन एक्सेप्ट कर रही है। उस हाँ वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को। भाई वो कि हाँ हमारा, वो मान के चलते हैं कि हाँ भाई 40 साल की उम्र में, 35 साल की उम्र में शादी हो रही है। जी 35 साल की उम्र में नहीं, शादी। इतना तो लोग मान लेते हैं कि जो पहले हुआ सो हुआ। हाँ हाँ, ये तो मान ही रहे। हाँ, लेकिन जो आगे होगा वो अब भाई भी मान मतलब ये तो नहीं होना चाहिए। ये तो इतना लॉयल तो शादी के बाद होना ही चाहिए। अगर शादी हो गई है तो आपने जो पास्ट में किया वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, पास्ट में किया वो ठीक है। और क्योंकि इतनी लेट मैरिजेज हो रही हैं, इसका देखिए अभी नया कंसेप्ट भी कुछ सालों से शुरू हुआ है, लिव इन का। जी बहुत से लोग लिव इन के कंसेप्ट के अगेंस्ट हैं। मैं तो इसके फेवर में हूँ, जी लिव इन के फेवर में हूँ। अच्छा भाई आपने कुछ समय किसी के साथ गुजारा, हम आप हैं, अभी हमको अचानक शादी के बंधन में बांध दिया गया जी और हम लोग एक दूसरे को नहीं समझ रहे हैं। जी 6 महीने बाद, साल भर बाद समझ में आया तो फिर पता लगा कि हमारी तो अंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकती है। जी हमारी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती है। जी तो हम लोग क्या है कि फिर वो तलाक की नौबत आ गई। लिव इन में है, हम 6 महीना साल भर रहे साथ में, अगर हमारी बनी तो ठीक तो कंटिन्यू करेंगे, जी और नहीं बनी तो फिर ठीक है भाई, हम फिर किसी के साथ रह करके देखेंगे। अच्छा, बीच में बच्चा हो गया तो उसका भविष्य। अब तो बच्चा हो गया तो इतने बच्चे आजकल ना समझ नहीं है। वो जान रहे हैं कि हम लिव इन में रह रहे हैं तो एक दूसरे को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, एक दूसरे को समझ रहे हैं। तो ये तलाक की नौबत ना आए, उससे बेटर है कि आप उसको प्री मैरिज जी रिलेशन मान लीजिए। जी मतलब एक प्री मैरिज रिलेशन है, दैट इज पार्ट पार्ट ऑफ लाइफ। हाँ पार्ट ऑफ लाइफ उसको मान लीजिए कि हम मतलब किसी उसमें गलत रिलेशन में शादी के बाद ट्रैप होकर के गलत आदमी के साथ, बेटर है हम किसी को समझ करके रहें। जी और दूसरा क्या है कि एक लिव इन का कंसेप्ट इसलिए भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है ख़ासतौर से मेट्रो सिटीज़ में, कि अब जैसे लड़का अलग जॉब कर रहा है, लड़की अलग जॉब कर रही है, तो उसने अलग फ्लैट लिया हुआ है, उसने अलग, ऑफिस के नजदीक, हाँ और उसने अपने ऑफिस के नज़दीक फ्लैट लिया हुआ है। जी और या मान लीजिए दोनों अलग एक ही ऑफिस में काम करते हैं जी तो भी फ्लैट अलग लिया हुआ है। अब 2 खर्चे हैं। जी अगर वो लिव इन में रहते हैं, जी अगर वो लिव इन में रह रहे हैं, तो एक ही खर्चा होगा। एक ही खर्चा हुआ। तो इकोनॉमिक रीजन भी इकोनॉमिक रीजन भी है, जी इकोनॉमिक रीजन भी है। साथ में भाई आप जितने दिन रहें साथ में उतने दिन आप लॉयल रहेंगे, एक ये भी चीज़ है। जी एक सर तो वर्जिनिटी का और जो है मल्टी पार्टनर्स का एक टैबू खत्म नहीं हो रहा है। नहीं वो ठीक है, वो समय के साथ आप उसको नहीं चेंज कर सकते हैं, अच्छा, वो चीज़ें नहीं ख़त्म कर सकते हैं। तो जो अमेरिका में होता था वो अपने यहाँ अब होने लगेगा। वो तो पहले भी कोई चीज़ विदेश से आते आते टाइम लग जाता, 40 साल पहले टाइम लग जाता था, क्योंकि पहले कल्चरल जो है वो कल्चर जो है वो बदलते टाइम लगता था। जी मतलब दूसरी जगह की संस्कृति दूसरे देश में आने में टाइम लगता था। अब इंटरनेट का ज़माना है और 2 मिनट की रील का और 1 मिनट की रील का ज़माना है। जो कल्चरल है उसका मतलब उसका हस्तांतरण जो है वो आज सेकंडों में हो रहा है। आईफोन इंडिया में और अमेरिका में एक ही दिन में लॉन्च होता है, तो एक ही दिन में तो वो आप बुराई या अच्छाई आ जाएगी। तो आप किसी चीज़ को हम उसको अगर पिछले समय से देखें, अपने समय से देखें, तो आज लगेगा ये चीज़
जो है वो ये कल्चर गलत है या कल्चर ये सही नहीं है। पर आज के समय के हिसाब से देखिए, परिस्थिति के हिसाब से देखिए, जो उस आज की संस्कृति में है, जिनको हम गलत ठहरा रहे हैं, जिनको हम जज कर रहे हैं कि ये गलत है, उनकी परिस्थिति को भी तो आप देखिए, जी। उनकी आप सिचुएशन को भी तो देखिए। अच्छा ये बताइए कि हम मान के चल रहे हैं कि इमोशनल नहीं है, तो बगैर इमोशंस के क्रांतियां कैसे पैदा होती हैं? जो नेपाल में हुआ हाँ, वो स्टैच्यू तो नहीं कर सकता, वो तो हार्ड मास का इंसान ही करेगा। देखिए वो नो कंप्यूटर का मैं आपको बताऊं, मैं तो ये नहीं कह रहा हूं ना कि इंसान है तो उसके अंदर इमोशंस नहीं होंगे, जी। इमोशंस तो होंगे। वो ये तो आपके पहले सवाल का जवाब तो हुआ। आपने इंसान है, बाजी लड़ा दिया इंसान अपने देश के। अगर पशु भी है तो उसके अंदर भी भावनाएं हैं। जी जी जी। इंसान की तो बात ही छोड़िए। और जब तक इंसान और पशु रहेंगे तब तक भावनाएं रहेंगी। तो अब तक वो भावनाएं रहेंगी। थोड़ा बहुत बाकी आप जो बता रहे हैं, क्रांति की बात कर रहे हैं, ये क्रांति तो हर जगह नौजवानों ने ही लाई है ना। जी। कौन सी ऐसी क्रांति है जो नौजवान नहीं हाँ, लाए? बुजुर्ग तो कोई क्रांति नहीं लाए, तो वो तो बात आपकी सही है। तो जैसे नेपाल की घटना हुई, या जिसको जन जी खास तौर से बोला गया, इसलिए पूछना जरूरी हो गया उस चीज को। हालांकि वैसा ही कुछ श्रीलंका में भी हुआ, हाँ। वैसा ही कुछ बांग्लादेश में भी हुआ। बांग्लादेश में हुआ, तो ये वाला नाम नहीं था भाई पहले जो है जैनजी नाम नहीं होता था, नौजवान नाम होता था, नौजवान नाम होता। जवानी नाम होती थी। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो पहले, अब क्या है कि अब उसी को आपने जैनजी कह दिया है। तो ये नौजवान और जवानी ये तो शुरू से बदलते आए हैं। भाई क्रांति तो यही लाए हर जगह। जी। अब आप उसको जैनजी इसलिए कह रहे हैं कि वो मतलब उसका एक नाम पड़ गया है। नाम पड़ गया वो। अगर इसका जैनजी ना होता तो आप कहते हैं कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका में नौजवानों ने ये कर दिया। हाँ, इनकलाब आ गया। हाँ, नौजवान ले आए। अब चूंकि उनका नाम जैनजी पड़ गया तो आप कह रहे हैं कि जैनजी ने कर दिया। जी तो नौजवान तो हमेशा से करते आए हैं। जी जी जी, कोई नई बात ये नहीं है। लेकिन ये जो उबाल है, और इसको जो है अगर हिंदुस्तान की बात किया जाए, जो नेपाल में हुआ, जो बांग्लादेश में हुआ, तो बहुत लोग इसका नगाड़ा पीट रहे हैं कि ये हिंदुस्तान में भी हो सकता है। नहीं, हिंदुस्तान में तो एक तो चीज़ होती है कि नेपाल और बांग्लादेश और श्रीलंका की तुलना हिंदुस्तान से हो ही नहीं सकती है। हिंदुस्तान एक बहुत मेच्योर देश है, बहुत मेच्योर कंट्री है, और यहाँ का लोकतंत्र जी। बहुत ही मजबूत है। एंड कल्चरल टाइज भी। हाँ जबरदस्त हाँ, रिश्ते और यहाँ हमारा जो समाज का है। यहाँ का जो है ना, लोकतंत्र की जड़ें इतनी मजबूत हैं कि कोई भी यहाँ की लोकतंत्र मतलब कोई मामूली चीज़ नहीं है। जी। तो मतलब हमारा लोकतंत्र ये हो सकता है कि सबसे पुराना ना हो, जी लेकिन सबसे मजबूत लोकतंत्र तो हमारा है ये। जी, अगर हम लोग अपने जो है एपिक्स पे ध्यान दें तो शायद हमारा लोकतंत्र सबसे पुराना ही है। मैथोलॉजीज पे अगर हम लोग ध्यान दें तो शायद हम लोग मोनार्की में भी सबसे पहले रहे, और लोकतंत्र के बीच कहीं न कहीं से वहीं से आए हैं। खैर सर, समय थोड़ा सा कम है, तो इसलिए मैं चाहूँगा अपनी पुस्तक जैन जी से जो आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें लगे वो आप मैं बस इस जनरेशन के पेरेंट्स से कहना चाहूँगा कि वो आजकल के बच्चों की सिचुएशन को समझें, उनकी मनोस्थिति को समझें, और उस हिसाब से उनके साथ बर्ताव करें, और उस हिसाब से उनसे एक्सपेक्टेशन रखें, उम्मीदें रखें। और जैन जी से मैं कहना चाहूँगा कि वो अपने जो पेरेंट्स हैं, अपने रिलेटिव्स हैं, उनके भावनाओं को समझें, और भावनाओं को समझें कि हाँ, मेरे माता पिता को हमसे क्या अपेक्षाएं हैं और हमको उनके प्रति मेरी क्या जिम्मेदारी है। तो ये सामंजस्य अगर बैठेगा तो ये बहुत ही अच्छा मतलब एक रिश्ता है। कम से कम ये जनरेशन
और हमारी जनरेशन के बीच में तो तालमेल बहुत ही अच्छा रहेगा। माँ बाप जो है वो बच्चों की स्थिति को समझें, उनकी परिस्थिति को समझें, और बच्चे माँ बाप की भावनाओं को समझें। तो ये निश्चित तौर से ये मतलब रिश्ता बहुत ही खूबसूरत चलेगा। और मैं सभी देख रहे जो जितने भी पेरेंट्स हैं, जेन जी पेरेंट्स हैं, और जितने भी जेन जी गाइज हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि ये मेरी बुक जेन जी लव लॉस्ट इन ट्रांजेक्शंस, इसको एक बार आप जरूर पढ़ेगा। बहुत अच्छी एक स्टोरी है, फिक्शन है। और ये मेरी वेबसाइट amitabhkumar.in, और मेरा एक मोबाइल ऐप है अमिताभ कुमार नाम से, जो iOS और एंड्रॉयड दोनों पर है। उसको डाउनलोड करके वहाँ से ये बुक परचेज कर सकते हैं। बाकी ये किताब ऑनलाइन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। इसको आप ज़रूर पढ़ें, और ये सभी जेनजी पेरेंट्स को और जेनजीज को किताब पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा एक स्पेशल निवेदन आज के जेनजी से कि जो अपने आगे वाली जो जेनजी है, आपके बाद वाली जो नेक्स्ट जनरेशन है, उसका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। वो जिसके आप पेरेंट होंगे उनका बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अ वेरी हार्ड, वेरी टफ वर्ल्ड इज अहेड टू देम। बहुत प्यार दीजिएगा उनको। नमस्कार। नमस्कार। हमारे शब्द रंग डिजिटल के पास FX3 कैमरा है, हमारे पास अपना स्टूडियो है, हमारे पास रेड कैमरा है, और सारे GM1 लेंसेज हैं। पूरा वेल इक्विप्ड है। तो आप लोग पॉडकास्ट के लिए स्टूडियो लीजिए हमसे किराए पे, आप कैमरा लीजिए हमसे किराए पे फिल्म शूट के लिए, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं।